नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मित्र ज्ञान में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हाल ही में UNFCCC द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसे हम COP26 के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है और नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है। इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की जरूरत है। प्राचीन समय से ही जो मानव है उसने अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पे ही निर्भर किया है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद से ही, यानी जब से अधिक मात्रा में फैक्ट्री लगाई गई, जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का एमिशन हुआ, जिससे बहुत ही शीघ्र क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिला। इतने शीघ्र क्लाइमेट चेंज से बहुत सारी आपदाएं हमारे सामने आई। इन चीज़ों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन यानी UN द्वारा 1972 में एक मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ। और वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ स्टॉकहोम में। देखिए, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जो 1972 में हुई थी UN द्वारा। उसके बाद 1972 के 20 सालों बाद यूनेप द्वारा, यूनेप की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, उसके 20 सालों बाद उसी की वर्षगांठ मनाते हुए 1992 यानी 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो, देखिए ये है ब्राजील, ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्राजील। और अगर ब्राजील में हम देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ 1992 में, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ समिट। ठीक है, देखिए व्यापक रूप में सबसे पहला सम्मेलन हम इसे बोल सकते हैं 1992 को। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ समिट। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी बोल दिया जाता है। और इसका तीसरा नाम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन। जो ये सम्मेलन हुआ था अर्थ समिट, इसके अंदर 3 तरह के कॉन्वेंशन को मान्यता दी गई। पहले नंबर पे था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। सेकंड नंबर पे था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड नंबर पे था कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये इनके लोगो हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हमें जो सबसे पहला कन्वेंशन हैगा, जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं UNFCCC। देखिए, जब 1992 में 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था, उसी समय इस कन्वेंशन की घोषणा कर दी गई थी, और जितने भी सदस्य अर्थ समिट में थे वो सब UNFCCC में पार्टिसिपेट उन्होंने किया। उसके बाद 21 मार्च 1994 को, यानी 1994 से ये कार्य करने लगा, लेकिन इसका जो प्रथम सम्मेलन था वो 1995 में हुआ, 1 साल बाद। और कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बर्लिन में। देखिए, ये है जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। पर जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था, जर्मनी के। और इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, यानी COP, यानी जो जर्मनी के बर्लिन में
पहला सम्मेलन हुआ था उसे हम बोलेंगे COP फर्स्ट, यानी पहला कन्वेंशन। तो आप समझ गए COP का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक। और ये हर साल बुलाई जाती है, हर साल इनकी बैठक होती है, हर साल ये सम्मेलन होता है, ठीक है। और 2021 में 26वां सम्मेलन हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें गैप कितने सालों का है, तो 26 सालों का गैप हैगा, इसीलिए COP26 इस साल होगी। वर्तमान में इसमें 198 देश सम्मिलित हैं। इसका मेन काम हैगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उन सब पे बात करना, विमर्श करना, राय देना और अपने अपने पक्ष रख के कुछ वादे करना जिसे उन्हें निभाना पड़ता है। इनका मेन जो मोटिव हैगा वो हैगा कि जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, इससे कम ही रहे, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे, ये सबसे क्या होगा, बेस्ट होगा। अब बात करते हैं जो COP26 है जो हाल ही में चल रहा है, ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगा। यानी जिस समय आप ये वीडियो देखेंगे उस समय अलग अलग कंट्रीज के जो नेता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो वहाँ पे जाके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अपने अपने राय वहाँ पे रख रहे होंगे। जो इसकी मेजबानी है वो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन कर रहे हैं मेजबानी इसकी। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है ग्लासगो में। अभी ग्लासगो कहाँ पर है, तो देखिए ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स और ये है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में आपको मिलेगा ग्लासगो, इस जगह पे, इस जगह पे हो रहा है ये सम्मेलन, ठीक है। देखिए जो इसका बेस था, अभी हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की 6th रिपोर्ट पेश की गई थी 2021 में ही, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई थी और इन्होंने ही नेट जीरो टारगेट जो था, नेट जीरो टारगेट 2050 का इन्होंने लक्ष्य रखा था। इसी के बेस पे COP26 में इस चीज को अपनाया गया है, जिसमें बोला गया है कि जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उन सबको नेट जीरो एमिशन करना है। कब तक, 1950 तक। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज में हैं जिन्होंने कहा है कि हम इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा और समय चाहिए। जैसे कि चीन ने बोला है कि हम 2060 तक इस टारगेट को पूरा कर लेंगे, नेट जीरो एमिशन को। रसिया ने भी सेम 2060 तक बोला है हम इसको पूरा कर लेंगे। इंडोनेशिया ने भी बोला है कि 2060 तक हम इसे पूरा कर लेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला है कि 2070 तक हम इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसके कई सारे रीजंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो COP26 हैगा इसका मेन रोल क्या हैगा, इन्हें क्या करना है, 2050 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करना है। देखिए टर्की, रसिया और चाइना ने इस सम्मेलन को स्किप किया है, यानी इन तीनों लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो एमिशन होता है CO2 का, सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना करता है 28%, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है USA जो कितना करता है, 15%। और इंडिया करता है केवल कितना, 7%। और इंडिया आता है थर्ड नंबर पे। तो पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे इंडिया आता है CO2 एमिशन को करने में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने में। तीसरे नंबर पे आता है भारत पूरे वर्ल्ड में। जबकि आप आंकड़ा देख पा रहे हैं ये 7% है और ये है 28%।
और ये लोग बोल रहे हैं कि 2060 तक करेंगे नेट जीरो। तो क्या लगता है आपको, क्या हम 2050 तक इसको कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए हमने टारगेट को 2070 पे सेट किया हुआ है। देखिए, जब सम्मेलन हो रहा है तो उसी समय कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है COP26 वी नीड एक्शन नॉट प्रोमिसेस। देखिए, अब तक COP25 यानी जो 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 25 बार सम्मेलन हो चुके हैं ये। इस 25 सम्मेलन में बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन उन पे एक्शन नहीं लिया गया, और लिया भी गया तो बहुत कम लिया गया। इसमें एक एक्शन ये था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है एमिशन करने में, वो 100 बिलियन डॉलर का एक फंड बनाएंगे। जो किसके लिए बनाएंगे? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो विकासशील कंट्रीज हैं, जिनका बहुत कम योगदान है एमिशन में, उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नाकामयाब साबित हुए हैं। देखिए, 3 दशकों से चल रही चर्चा के बावजूद धरती औद्योगिक क्रांति के पहले के दौर की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। यानी जब औद्योगिक क्रांति थी उससे पहले जो टेम्परेचर था उससे 1.1 डिग्री सेल्सियस हम ऑलरेडी गर्म हो चुके हैं, हॉट हो चुके हैं। अगर जितने भी कंट्रीज हैं अपने वादे पूरे करते भी हैं, तब भी हम 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़त की ओर जाते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि नेट जीरो टारगेट क्या है। देखिए, जब कोई देश केवल उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेगा या करता है, जिन्हें जंगलों, मिट्टियों, फसलों और कार्बन कैप्चर तकनीकों जैसे विकासशील तकनीकों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, वो क्या होता है? नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट को अगर सिंपल वे में हम समझें, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम अगर आप CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो जितने भी आपके आसपास जंगल हैं, ठीक है, जितने भी आसपास जंगल हैं, मिट्टी हैं, फसलें हैं, या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर आप उस 100 ग्राम को कैप्चर कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? नेट जीरो एमिशन होगा। इसका मतलब ये है कि जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना सारा आपने एब्जॉर्व कर लिया, उसे सोख लिया आपने, कुछ भी वातावरण में नहीं छोड़ा आपने। तो यही है नेट जीरो टारगेट। अगर बात करें कि नेट जीरो टारगेट क्या किसी ने अब तक पूरा किया है? क्या नेट जीरो टारगेट माइनस में हो सकता है? कि मान लेते हैं कि कोई 100 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है और 150 ग्राम CO2 एब्जॉर्व कर लेता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान, जो भूटान हैगा, वो एक नेगेटिव नेट जीरो एमिशन करता है। यानी जितना वो एमिशन करता है, जितना वो CO2 फैलाता है, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो पहले ही नेट जीरो टारगेट को प्राप्त कर चुका है, जो हमें 2070 में करना है। तो आप समझ गए नेट जीरो टारगेट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2070 का टारगेट हैगा, जब हमें नेट जीरो एमिशन करना है, कार्बन एमिशन करना है। लेकिन उससे पहले हमने इसको कुछ पार्टों में बांट दिया है, जिससे हमारा काम क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। जैसे 2030 तक 50% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से आएगी। यानी 2050 तक हमें क्या करना है? जो 50% हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आनी चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा से आनी चाहिए। 2030 तक जो ऊर्जा की स्थापना है वो 50 गीगावाट तक हो जानी चाहिए। 2030 तक कार्बन की जो तीव्रता है उसमें 45% की क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। और उसके बाद 2030 तक जो अनुमानित कुल कार्बन उत्सर्जन हैगा, उसमें हम 1 बिलियन टन की कमी करने के इच्छुक हैं।
उसके बाद अगर ये चारों हम प्राप्त कर पाते हैं, उसके बाद 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन प्राप्त कर लेंगे। देखिए करेंटली अगर बात करें तो इंडिया हैज़ 101.5 गीगावाट यानी 101.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के पास हैगी, प्लस 46.5 गीगावाट ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी भी है हमारे पास। यानी जो 46.5 गीगावाट है वो हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं हम हाइड्रो पावर से। उसके बाद कंबाइंड विद 6.8 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर, दिस अमाउंट 155 गीगावाट कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। ये सारे जो आपको दिख रहे होंगे इनको अगर टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, 155 गीगावाट के करीब करीब बनेगा। ये क्या है, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 500 गीगावाट को प्रोड्यूस करना। तो ये कोई इजी टारगेट नहीं है हमारे लिए। सबसे पहली बात, इंडिया को 50 गीगावाट का हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। 50 गीगावाट बिल्ड करने के बाद भी अगर 50 और 155 को जोड़ते हैं तो तकरीबन 200 गीगावाट ही हो पाएगा। उसके बाद भी हमें 300 गीगावाट एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हमारा जो ये 50 गीगावाट का जो लक्ष्य हैगा वो हम प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि हम जो टारगेट किया है हमने 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी करेंगे, वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसमें हम क्लीन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी का यूज़ कर सकते हैं और एलईडी लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम 1 बिलियन टन की कमी कर सकते हैं अगर इसे हम व्यापक तौर पे करते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियलाइज्ड countries reduced emission by only 3.7% during 1990 to 2019। और इसे किसने कैलकुलेट किया है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी CEEW ने बोला है कि 1990 से लेके 2019 तक हमने सिर्फ 3.7% एमिशन को कम किया है। ओवरऑल बात करते हैं हम इसकी, अगर हमें नेट जीरो टारगेट को पूरा करना है तो हमें इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा, पूरी इकोनॉमिक को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि 2070 का टारगेट कैसे पूरा होगा या कैसे पूरा हम कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज का मतलब समझ पा रहे होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से ये बात हो रही है, प्रोवाइड्स लेस देन 20% ऑफ इंडस्ट्रियल एनर्जी करेंटली। अभी करेंटली में सिर्फ 20% एनर्जी कहाँ से जा रही है, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से जा रही है इंडस्ट्रियल एनर्जी, इंडस्ट्रीज को। लेकिन अगर हमें 2070 तक नेट जीरो टारगेट को पूरा करना है तो हमें इस 20% को बढ़ा के 65% करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन नेग्लिजेंस की बात करें तो इसको हमें कितना करना पड़ेगा, 19% करना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वुड हैव टू बी 84% फॉर ऑल फोर व्हीलर्स एंड 79% ऑफ ऑल ट्रक्स सोल्ड इन 2017। यानी जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उसमें 84% तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए, कौन से, 4 व्हीलर वाले। अगर ट्रक्स की बात करते हैं तो 79% ट्रक्स होने चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2070 तक, तब जाके हम इस एमिशन को कम कर पाएंगे, नेट जीरो टारगेट को पूरा कर पाएंगे। और जितने भी कोल बेस्ड पावर हैं उन्हें हमें कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। तो ये सारे अगर हम एक्शन लेते हैं तब हम जाके 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को पूरा कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हैविंग सेट टारगेट, यानी 2070 तक हमने जो टारगेट सेट किया है, देयर विल बी अ नीड फॉर हार्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी भी टारगेट को पूरा करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो टारगेट किसी भी चीज़ का हो।
उसकी बात करते हैं। द इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर नॉन जीरो ट्रांजिशन नेट जीरो ट्रांजिशन विल अमाउंट बिटवीन 9,400 बिलियन डॉलर टू 14,000 बिलियन डॉलर। ये प्राइस कब का होगा? 2015 का होगा। यानी अगर हमें नेट जीरो पाना है, ट्रांजिशन करना है, तो उसके लिए हमें कम से कम इतना और इतने के बीच में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। और जो ये कॉस्ट हैगी ये वेरी करेगी कि आप किस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।